नंदीग्राम चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती देगी टीएमसी। चुनाव आयोग ने खारिज की टीएमसी की रिकाउंटिंग की मांग। टीएमसी ने शुरू की हाईकोर्ट जाने की तैयारी। महामारी का असर, मई में आयोजित होने वाली जेईई मेंस की परीक्षा हुई स्थगित। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी जानकारी। 7 मई को तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ लेंगे एमके स्टालिन। शुक्रवार को सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कहा, ऑक्सीजन सप्लाई पर अब कोई बहानेबाजी या तर्क नहीं सुनेंगे। दिल्ली को तुरंत 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन करनी होगी सप्लाई। और शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 465 अंक गिरकर 48,254 पर हुआ बंद। निफ्टी 138 अंक गिरकर 14,497 पर हुआ बंद। उत्तर प्रदेश में संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच पंचायत चुनाव कराए गए। प्रशासन ने मतदान तो तेजी से कराया, लेकिन मतगणना की गति बेहद धीमी रही। तभी 3 दिन की मतगणना के बाद परिणाम घोषित हो पाए। पंचायत चुनावों में किसानों के आंदोलन का भी असर दिखाई दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीजेपी को हार मिली। समाजवादी पार्टी अपने पुराने गढ़ इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, कानपुर में बीजेपी पर भारी पड़ी। बीजेपी की परेशानी बढ़ाई है अयोध्या, काशी, मथुरा और गोरखपुर में मिली हार ने। अयोध्या में जिला पंचायत की 40 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 24 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि वहां तो आसानी से जीत जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी को हार मिली। यहां की 40 में से बीजेपी के खाते में महज 8 सीटें आईं, जबकि समाजवादी पार्टी को 14, बहुजन समाज पार्टी को 7 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी ने भी यहां खाता खोला, उसे 1 सीट पर जीत हासिल हुई। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी बीजेपी हार गई। यहां 33 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे रही। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी को 12, आरएलडी को 8, जबकि बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली। गोरखपुर में 62 सीटों के नतीजे भी आ गए, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 20-20 सीटों पर जीत मिली। अधिकांश सीटों पर निर्दलीय और अन्य जीतने में कामयाब रहे। इटावा की 24 सीटों में से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गठबंधन को 16 और बीजेपी को 1 सीट मिली। बुलंदशहर में 52 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें मिली, जबकि विपक्ष को 42 सीटों पर जीत मिली। एटा की 30 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 16 सीटें मिली और 9 सीटों पर निर्दलीय जीते, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली। फर्रुखाबाद में 31 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 10, बीजेपी को 4 सीटें मिली और अन्य के खाते में 17 सीटें गईं। मऊ में निर्दलियों का दबदबा दिखाई दिया। यहां 34 सीटों में से 21 पर निर्दलीय, 6 पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी 2 सीटों पर जीती। लखनऊ और बाराबंकी में भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को काफी पीछे छोड़ा। चुनाव परिणामों में भले ही बीजेपी की हार दिखाई दे रही हो, लेकिन पार्टी की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी ने 1300 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया और समाजवादी पार्टी की ओर से 1500 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया गया। लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में है, जिन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतों, 7,32,563 ग्राम पंचायत सदस्य, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 3,051 जिला पंचायत सदस्यों को चुनने के लिए 4 चरणों में मतदान हुए थे। चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए थे, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से कई जगह उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया गया था। अब सभी की नजरें जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर है। स्वास्थ्य मुसीबत की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। कई राज्यों में पूर्णबंदी लागू है। दिल्ली में भी पिछले 12 दिनों से लॉकडाउन जारी है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम चालू है, जिसमें देश के नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। बड़ी संख्या में मजदूर, मिस्त्री और अन्य लोग यहां काम कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस परियोजना को रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल अथॉरिटी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा किए जा रहे सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में बताया गया है कि महामारी तेजी से फैल रही है, बावजूद इसके सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम चल रहा है। ऐसे में मजदूरों और अन्य लोगों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। जितनी जल्दी हो सके इस निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। दरअसल मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा 2022 तक बनकर तैयार होना है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नए संसद भवन का निर्माण करना है। जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस समय तक इस योजना को अंतिम रूप देना है। महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद 3.2 किलोमीटर के क्षेत्र को पुनर्विकास करना है, जिसमें एक नए त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण होना है। पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी, जिसके बाद से ये निर्माण कार्य निरंतर जारी है।
हाईकोर्ट 17 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। देश में लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच सरकार की तैयारी शून्य नजर आ रही है। दवा से लेकर बेड और ऑक्सीजन, हर चीज की कमी से मरीजों की जान जा रही है। सरकार ने तीसरे चरण के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया, लेकिन वैक्सीन की कमी है, यानी हर तरफ बद इंतजामी है और सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत सरकार को सुझाव दिया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि इस वक्त महामारी की लहर को रोकने का एकमात्र उपाय पूर्णबंदी ही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत सरकार समझ नहीं रही है, महामारी के प्रसार को रोकने का एकमात्र उपाय पूर्णबंदी ही है, लेकिन समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देने के साथ ही भारत सरकार का एक्शन न लेना इस वक्त मासूम लोगों को मार रहा है। आपको बता दें कि देश इस वक्त महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, जो काफी खतरनाक है। पिछले करीब 2 हफ्ते से देश में हर दिन 3 लाख से ज्यादा महामारी के केस आ रहे हैं। बीच में ये आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच गया था, जबकि अब हर रोज 3,500 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। भारत में महामारी के कुल मामले भी 2 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जिनमें से 30 लाख से ज्यादा तो एक्टिव केस हैं। देश के कई राज्य पहले ही अपने स्तर पर कई तरह की पाबंदियां लगा चुके हैं। हरियाणा में पूर्णबंदी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, यूपी में भी कई दिनों से पाबंदियां जारी हैं। इसके अलावा कई राज्य पूर्णबंदी, नाइट कर्फ्यू के जरिए संक्रमण रोकने की कोशिश में हैं। महामारी के दौर में बेरोजगारी इस कदर बढ़ी कि जनता को घर चलाना भी मुश्किल में पड़ गया। इस बीच बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा। स्कूल में क्लासेस बंद हुई तो पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई, लेकिन बेरोजगारी के दौर में स्कूल फीस को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल पूरी फीस नहीं वसूल सकते हैं। निजी स्कूल राज्य कानून के तहत निर्धारित वार्षिक फीस वसूल सकते हैं। स्कूल शैक्षणिक सत्र 2020-21 की वार्षिक फीस में 15% की कटौती करें, क्योंकि बच्चों को इस वर्ष में वो सुविधाएं नहीं मिली जो स्कूल जाने पर मिलती हैं। हालांकि इस फैसले से अभिभावकों को पूरी राहत नहीं मिली है, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अभिभावकों की मांग थी कि स्कूलों की पूरी फीस माफ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्कूल 60 से 70% फीस ही वसूल करे, यानी जितनी ट्यूशन फीस है वही वसूली जाए। वहीं पूरी स्कूल फीस माफी की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 6 किस्तों में फीस देने की सुविधा दी है। इस फैसले पर स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रानवत अपनी बेतुकी टिप्पणियों की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। कंगना ने हाल ही में बंगाल चुनाव के बाद बवाल पर कई ट्वीट किए। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर ट्विटर ने कंगना के खिलाफ एक्शन लिया। ट्विटर ने कंगना के ट्वीट को गलत आचरण और अपमानजनक व्यवहार नीति का उल्लंघन करने का मामला मानते हुए उनका अकाउंट स्थायी रूप से बंद कर दिया। कंगना ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए अभिनेत्री ने बवाल के लिए ममता बनर्जी को कसूरवार ठहराया और उन पर कई अभद्र टिप्पणी की, जिस पर ट्विटर ने एक बयान जारी करके कहा है कि हम स्पष्ट रहे हैं कि हम उस व्यवहार पर कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे जिससे ऑफलाइन नुकसान पहुंचने की आशंका है। संदर्भित अकाउंट को ट्विटर के नियमों और खासकर हमारे गलत आचरण नीति और अपमानजनक नीति का बार बार उल्लंघन करने के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हम सब पर विवेकपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष रूप से ट्विटर नियमों को लागू करते हैं। वहीं कंगना रानौत ने ट्विटर के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ट्विटर ने मेरी इस बात को फिर से साबित कर दिया कि वो अमेरिकी और जन्म से ही अमेरिकी लोग हम लोगों को अपना गुलाम बनाने की मानसिकता रखते हैं। अपनी बात रखने के लिए मेरे पास और भी कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। कंगना लगातार सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देती रही है। कंगना को केंद्र सरकार के समर्थन की बात कही जाती है, जिसके कारण उनके खिलाफ एक्शन न होने पर काफी समय से ट्विटर की भी आलोचना हो रही थी। के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद चेन्नई कैंप में भी 3 लोगों के संक्रमित होने की खबर आई। चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन, गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी और टीम बस का क्लीनर संक्रमित मिले थे, जिस कारण से सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और KKR के बीच होने वाला मुकाबला टाल दिया गया था और आज 2 और टीमों में संक्रमण पहुंच गया। दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा और सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा पॉजिटिव पाए गए हैं। हैदराबाद को आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिल्ली में मैच खेलना था, लेकिन दोनों ही टीमों के एक खिलाड़ी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये मुकाबला भी रद्द होना तय हो गया था। विदेशी खिलाड़ी भी IPL को छोड़ने पर विचार करने लगे थे, जिसके बाद BCCI पर IPL को लेकर जबरदस्त दबाव दिखाई देने लगा था और अब BCCI ने पूरे IPL को ही सस्पेंड कर दिया है। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसकी पुष्टि भी कर दी है।
राजीव शुक्ला ने कहा कि खिलाड़ियों का हित हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आईपीएल को बाद में भी कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि क्या साल के दौरान बाद में हमें आईपीएल आयोजन के लिए कोई उपयुक्त समय मिल सकता है। ये सितंबर हो सकता है, लेकिन अभी ये केवल कयास होंगे। अभी की स्थिति ये है कि हम टूर्नामेंट का आयोजन नहीं कर रहे हैं। आईपीएल को फिलहाल स्थगित किया गया है। खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद बीसीसीआई की तमाम रणनीतियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीसीसीआई की ओर से मजबूत बायो बबल का हवाला दिया जा रहा है, जिस कारण से आईपीएल के इस सीजन में 29 मैच भी सफलतापूर्वक कराए जा सके। भारत की अर्थव्यवस्था लंबे वक्त से गोते लगा रही है। इसकी वजह मोदी सरकार के काम में कमी है, तो दूसरी तरफ महामारी है। इन दोनों कारणों ने अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया, जिससे व्यापार को खासा नुकसान पहुंचा है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बर्कलेज का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पटरी से उतरने से बचने के लिए संक्रमण पर काबू पाना जरूरी है। अगर हालात ऐसे ही भयावह बने रहे तो कई राज्यों में भारी स्थानीय पूर्णबंदी जून तक लागू रहेगी। तो इससे अर्थव्यवस्था को 38 अरब डॉलर यानी करीब 2,04,000 करोड़ की चपत लग सकती है। बर्कलेज ने कहा कि संक्रमण की पहली लहर पर काबू पाने के लिए लगे देशव्यापी पूर्णबंदी से मांग और रोजगार पर बुरा असर पड़ा था। दूसरी लहर में महामारी के प्रकोप पर अगर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया और आवाजाही पर अगस्त तक प्रतिबंध जारी रहा तो वृद्धि दर घट के 8.8% पर आ सकती है। इस चेतावनी के साथ ही बर्कलेज ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया। उनके विश्लेषकों ने कहा है कि संक्रमण की दर और मरने वालों की तेजी से बढ़ती संख्या की वजह से वृद्धि दर अनुमान में कटौती की गई है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार को आईना दिखाया गया हो। इससे पहले कई और एजेंसियां वृद्धि दर अनुमान में कटौती कर सरकार को हकीकत से रूबरू करवा चुकी हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि सुधरने का नाम नहीं लेती, हालात की तरफ ध्यान नहीं देती। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लग रहा है। करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर